ओके स्टूडेंट्स, तो आज फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में कुछ एक एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल सामने है स्पेस L2 का, सो यू सी L2 a linear space of all the sequence x1 x2 so and so xn comma so and so of scalars such that the summation I varies from 1 to infinity and mod of xi square whole power 1 by 2 is less than infinity। तो हमें शो करना है कि L2 इज ए बनाक स्पेस विद नॉर्म दिस। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें जो प्रीवियस एग्जांपल जो आपको कराया मैंने लास्ट एग्जांपल में, तो सेम एग्जांपल करना है, जस्ट फर्क क्या है कि इट इज पर्टिकुलर केस ऑफ लास्ट एग्जांपल। जस्ट आपने क्या करना है, P को 2 पुट करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एज इट इज आप इसको कर सकते हैं। जस्ट आपने P की वैल्यू 2 पुट कर दी है, तो इसको रिपीट हम नहीं करेंगे, आपने इसको एज इट इज कर लेना है। अब थोड़ा सा एक दो एग्जांपल हमारे पास और है स्टूडेंट, जिनमें अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे स्टूडेंट, उसमें दो तरह के हमें मिल रहे हैं। ये तो जो x है वो n टुपल है, या वो सीक्वेंस है, या उसको क्या बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टुपल्स है ये। और कहीं ना कहीं नॉर्म जो था वो अभी तक नॉर्म सभी सभी के सभी इस तरह से डिफाइंड थे, चाहे यहाँ पे इन द केस ऑफ एन टुपल यहाँ पे n आ रहा था और इनफिनाइट में इन्फिनिटी आ रहा था। दो एग्जांपल ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिसमें नॉर्म की डिफाइनिंग जो थोड़ी अलग है। तो एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज न्यू एग्जांपल। सो स्पेस इज L infinity n। सो इस स्पेस में क्या होगा, L infinity n with a set of all n tuples of scalars। तो ये वही बात आ गई कि इसमें भी n टुपल्स हैं, एंड डिफाइन द नॉर्म की डिफाइनिंग डिफरेंट है इसमें। y norm is defined by norm of x infinity is nothing but it is a maximum of mod of x1 mod of x2 up to so and so mod of xn। इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, अब ऑब्वियस है आपका x जो है वो n टुपल है, और अंडर दिस नॉर्म प्रूव दैट L infinity n is a Banach space। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप खुद देखो, सबसे पहले इसको हमें जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका आपके पास दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए भी क्या करना है हमें। स्पेस गिवन है, पहले उसको लीनियर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा, लीनियर स्पेस के बाद नॉन लीनियर स्पेस,
नॉन लीनियर स्पेस के पास उसको कंप्लीट प्रूव करना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रोसीजर। चाहे आप लीनियर स्पेस को ऐसे लिख लें कि इट इज क्लियरली लीनियर स्पेस, बट ये आपको प्रोसीजर दिमाग में पता होना चाहिए, चार चीजें ये जरूर करनी है। तो प्रूफ में मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कि नॉन लीनियर स्पेस कैसे प्रूव करना है। तो यहां पे लेट x is equal to x1 x2 so and so xn and y is equal to y1 y2 yn, ये दोनों के दोनों l इंफिनिटी n को बिलोंग कर रहे हैं। सो यहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे वी नो दैट l infinity n is a linear space under the operation, और ऑपरेशन क्या होगा, एक क्लोजर और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो दैट इज x प्लस वाई। ये तो रूटीन वर्क हो गया स्टूडेंट्स, हर बार हम ऐसे ही कर रहे हैं, बट इनको लिखना भूलना नहीं है कि आप सीधा ही नॉर्म की प्रॉपर्टीज प्रूव करें, और आप ये जो लीनियर स्पेस का जो लिखना है ये आप भूलें, तो ये आपने नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से अल्फा इंटू एक्स इज विल बी अल्फा x1 कॉमा अल्फा x2 so on so alpha xn, where alpha is any scalar. Okay, so in by these two operations we can say it is linear space. Now we have to prove it is non-linear space. Non-linear space की चार properties prove करनी पड़ेगी. Now to prove L infinity n is a non-linear space, normed linear space, first property, तो इसमें हमें प्रूव करना होता है कि नॉर्म जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, और इस बार नॉर्म की डिफाइनिंग ये है। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि मॉड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे n हो, n2 पहले तो आई तो n तक की होगा, x1 भी x2 भी x3 भी सभी का मॉड पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर सभी पॉजिटिव है तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा, देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 mod of x2 so and so mod of xn is also positive, और इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू को हम नॉर्म ऑफ x बोल रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये इस तरह से प्रूव होती है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज, अब हमने नॉर्म ऑफ x को 0 लेके चलना है, ठीक है, और अब हम प्रूव करेंगे कि x भी क्या होगा, x भी 0 होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम इसको 0 लेते हैं, दैट इंप्लाइज मैक्सिमम ऑफ x1 mod x2 mod so on so xn mod
ये 0। अब इसमें तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट कि पहले तो ये सारी की जो ब्रैकेट्स के अंदर ये टर्में सारी पॉजिटिव है, ये 0 है, और इनका सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो 0 है। अब आप देखो कि नेगेटिव होती वैल्यूज तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई सबसे बड़ा जो 0 वाली है, सारी पॉजिटिव है, और सबका इन सबका जो मैक्सिमम वो भी 0 है, तो ऑब्वियस है वो कब होगा, इट मीन दैट ये जो सारे के सारे x1 का मॉड भी 0 होगा, x2 का मॉड भी 0 होगा, एंड सो xn का मॉड भी 0 होगा, और तो कोई केस बचता ही नहीं। ठीक, अगर ये सारे 0 है स्टूडेंट, तो मॉड किसका 0 होता है? मॉड किसका 0 होता है? 0 का ही। इसका मतलब x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, और xn का भी 0। अगर ये सारे कंपोनेंट ही 0 हैं, तो डेफिनेटली x क्या होगा? 0 होगा। यही प्रूव कर रहे हैं। अब रिवर्स चल पड़ते हैं। रिवर्स मतलब x 0 है तो हर कंपोनेंट 0 होगा, और हर कंपोनेंट 0 होगा उनका मॉड भी 0 होगा, और मॉड 0 है उसका मैक्सिमम भी 0 होगा, और मैक्सिमम 0 है इन सब का, तो नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी 0 आएगा। सो दिस इज द सिंपल प्रूफ ऑफ second property. Now come to the third property. So that is norm of x plus y infinity is equal to maximum of mod of x1 comma mod of x2 comma so on so mod of xn अब सॉरी यहाँ पे x1 प्लस y है तो इसमें ऐड भी करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे x के साथ y भी लेना पड़ेगा। सो दैट विल बी, एक स्टेप इसमें और डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं कि what will be the norm of, it will be x1 plus y1 x2 y2 so and so xn plus yn, this one। अब हम इस पे इसकी डिफाइनिंग लगाते हैं। दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ mod of x1 plus y1 mod of x2 plus y2 so on so mod of x plus yn। okay, so we know mod of a plus b जो होता है वो that is less than equal to mod a plus mod b होता है। ठीक, तो इसी को हम यूज कर दें अगर, so that will be maximum of this quantity, this is less than equal to mod of x1 plus y1 is less than mod of x1 plus mod of y1, mod of x2 plus mod of y2 so on so mod of xn plus mod of yn, this one। okay, so we can, अगर आपने एक रिजल्ट होता है स्टूडेंट कि जो मैक्सिमम ऑफ a mod plus b mod is less than equal to maximum of mod a plus maximum of mod b। ओके, क्या सुप्रीमम का रिजल्ट इस तरह से रहता है, तो डेफिनेटली
this is less than equal to maximum of mod x1 comma mod of x2 comma so and so mod xn plus maximum of mod y1 mod y2 so and so mod yn, and this is nothing what it is, norm of x infinity, and this is norm of y infinity. So यहां से क्या प्रूव हो गया कि norm of x plus y infinity is less than equal to norm of x infinity plus norm of y infinity. So this is the third property. Now come to the fourth one. Fourth one is norm of x alpha x, ये लेके चलेंगे infinity and that will be nothing but will be, पहले तो इसकी डिफाइनिंग डालना है तो डिफाइनिंग भी डाल सकते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा x1 comma alpha x2 so and so alpha xn, and this is equal to maximum of, this is equal to maximum of mod of alpha x1 mod of alpha x2 so on so mod of alpha xn, this one, and we know mod of a b is equal to mod a mod b. So by that what we can write maximum of alpha mod into x1 mod comma alpha x2 mod so and so. तो यहां पे अल्फा जो है वो बाहर आ सकता है क्योंकि सभी नंबर्स में तो कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो वी कैन राइट मॉड अल्फा इनटू मैक्सिमम ऑफ mod of x1 mod of x2 so and so mod of xn, and that is nothing but it is norm of x infinity. So fourth property भी हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई. Okay, so चार प्रॉपर्टीज प्रूव होगी. So therefore L infinity n is normed linear space. Okay, अब हमने इसको कंप्लीट प्रूव करना है स्टूडेंट. तो कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमें कौची सीक्वेंस लेनी पड़ेगी. नाउ वी शैल प्रूव L infinity n is a complete space. कंप्लीट स्पेस के लिए लेट सीक्वेंस एक्स आई या एक्स एम ले लेते हैं और फिर कंपोनेंट वाई में लिख देंगे एक्स एम. अब किसी को हो सकता है स्टूडेंट आपको ये लगता है ना कि एम क्यों लेते हैं एन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि एन टुपल्स है ना, दैट्स व्हाई वी यूजिंग एम. ओके, वी एनी कॉची
कॉची सीक्वेंस इन L इंफिनिटी n में, ये सीक्वेंस ली तो डेफिनेटली इसका हर पॉइंट, क्योंकि L2 L इंफिनिटी n में हर पॉइंट जो है n टुपल का है, इसका मतलब इस सीक्वेंस के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे x1 होगा उसके भी n टुपल्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसे 10 n टुपल्स होंगे, x2 लेंगे उसके भी n टुपल्स होंगे। ये तो मैं कल आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि हम इसको हम कर रहे हैं बार बार। तो और इसको अगर हमने टुपल्स में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि xi और ऊपर m लिख देंगे इसके, लाइक दिस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एनी हाउ, अगर और इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो आपका xm है वो x1 ऊपर m, x2 ऊपर m। m क्या स्पेसिफाई कर रहा है इधर? m ये से स्पेसिफाई कर रहा है कि ये सीक्वेंस की mth टर्म का mth टर्म है, और ये mth टर्म जो होगी वो इस कैरेक्टर की होगी। अगर हम x2 लिखेंगे तो यहाँ 2 2 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे x2 लिखते हैं तो इट विल बी x2 1, x2 ऊपर 2, सो 2 और नीचे n। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जस्ट लिखने का तरीका है, क्योंकि हर जो एलिमेंट होगा इसका वो n टुपल्स का है। तो थोड़ा कीप इन माइंड। नाउ अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। तो क्या होती है? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर बी स्मॉल, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, बट आप यू कैन राइट, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m0 such that norm of xm माइनस, अब m लिया तो एक नंबर यहां पे और लेना पड़ेगा, तो मैं यहां पे k ले लेता हूं, क्योंकि n ले नहीं सकते, क्योंकि n हम यूज कर रहे हैं n टुपल्स के लिए। ठीक, सो इन तरह तो अपने सिंक्रोनाइज कर लेना है। इन्फिनिटी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m, और ये k दोनों के दोनों m0 से बड़े होंगे। ओके, अब हमने नॉर्म की डिफाइनिंग लगा देते हैं। नॉर्म की डिफाइनिंग क्या है? अगर इसको हम लिखना चाहें हम तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इस मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट m का, तो ऊपर लिखना पड़ेगा, माइनस फर्स्ट कंपोनेंट किसका? k का। ये उसी तरह से दूसरा कंपोनेंट दूसरे से माइनस होगा, सो x2 m x2 k, so on, so mod of xn m minus xn k, इन सब का जो मैक्सिमम है दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m k इज ग्रेटर देन इक्वल टू m0। ओके, अब स्टूडेंट इनका जितनी भी क्वांटिटीज है, जितने भी क्वांटिटी है, इन सभी क्वांटिटी का जो मैक्सिमम है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट कि हर क्वांटिटी जो होगी वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। जब सबसे बड़ा ही एप्सिलॉन से छोटा है तो छोटे वाले तो एप्सिलॉन से छोटे होंगे ही होंगे। गॉट माय पॉइंट? तो वी कैन से कि mod of xim minus xik is less than epsilon
फॉर ऑल, ये अलग अलग के लिए लिख देते हैं, फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3 so n, and for all m k is greater than equal to m नॉट। बोलने का मतलब है कि अगर ये वाली क्वांटिटी भी एप्सिलॉन से छोटी होगी, ये वाली क्वांटिटी भी एप्सिलॉन से छोटी होगी, ये वाली क्वांटिटी भी एप्सिलॉन से छोटी होगी, बीच वाली भी एप्सिलॉन। क्यों छोटी होंगी? क्योंकि इन क्वांटिटी का जो सबसे बड़ा है मैक्सिमम, वो ही एप्सिलॉन से छोटा है, तो बाकी तो एप्सिलॉन से छोटे होंगे ही होंगे। जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो आप इसको, ठीक है। और स्टूडेंट, ये तो डेफिनेशन बन गई किसकी? क्योंकि मॉड लगा है तो मतलब ये रियल में हो गया, और ये तो पहले स्केलर है, दीज आर द स्केलर्स। तो इसका मतलब है कि इट इज ए कॉची सीक्वेंस इन C और R, so we can say there implies sequence XIM is a Cauchy sequence in C और R, ठीक। और अगर C और R में है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और R तो कट होता है। अब ये आई डोंट नो आपको इसका आइडिया है कि नहीं है। अगर आप बीएससी की क्लास, बीएससी की रियल एनालिसिस में देखें तो उसमें प्रूव करते हैं हम कि R जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट होता है। अगर आपको डाउट है तो आप इसको गूगल करके इसका प्रूफ देख सकते हैं, व्हाई इट इज कंप्लीट, रियल नंबर इज कंप्लीट। सो लिख सकते हैं हम, बट C और R एक कंप्लीट स्पेस चाहे R हो चाहे C हो, दोनों के दो, इसमें तो कुछ सेंस कुछ और बन रही है तो सिंपल लिखो C एंड R, C एंड R एक कंप्लीट स्पेस, तो चाहे C में हो चाहे R में हो, एक कंप्लीट स्पेस हो गया। और कंप्लीट हो गया तो क्या होगा? कंप्लीट स्पेस में हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और वो जो कन्वर्ज करेगी वो भी उसी के पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। तो वी कैन से लेट सीक्वेंस, एक लाइन और डाल देते हैं इधर, कि अगर ये कंप्लीट होता है सो देयरफॉर सीक्वेंस XIM is convergent in C और R। तो कन्वर्जेंट है तो मान लेते हैं लेट इट कन्वर्ज टू, let sequence XIM converges to a point ZI belongs to C और R। और हमने पहले ही देखो ये हर I के लिए हो रहा है। अगर हम पिछले इसमें देखें तो दिस ये यहां से चला था, देखो इट इज फॉर एवरी I, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, N के लिए भी। तो डेफिनेटली यू कैन सी कि ये जो कन्वर्जेंस है, I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी Z1 को, 2 पुट करेंगे तो ये करेगी Z2 को, 3 करेंगे तो Z3 को। तो इसी तरह से, और इसको हम लिमिट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? n टेंड टू इंफिनिटी XI M इज इक्वल टू ZI। ओके, सो इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और इक्वेशन 1 हम इसको
जो हमने ये आई वाली, इसको हम इक्वेशन 1 में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो वी क्लेम दैट sequence xm converges to z, and z will be z1 comma z2 comma so and so zn. ओके, क्लेम इन टू से दैट हमने मान लिया कि है, पर इसको हम प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट k टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर k इंफिनिटी को टेंड करेगा इन इक्वेशन 1 इन 1 एंड इसको 2 को यूज करेंगे एंड देन यूजिंग 2 वी हैव, तो जैसे ही ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, पहले तो इक्वेशन 1 देख लो, 1 क्या है, दिस वन। अगर k इंफिनिटी को टेंड करेगा तो डेफिनेटली ये किसको टेंड करेगा, zi को। क्लियर? क्यों? इक्वेशन 2 में तो यही करा हमने, ये देखो। अब यहाँ पे m हो, k हो, कुछ भी हो, वो z को ही zi को ही कन्वर्ज करेगा। तो इक्वेशन 2 से क्या मिल गया हमें, maximum of x1m minus z1 या इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और इसको एक स्टेप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, माइनस z2 और सो x n ऊपर m आएगा माइनस zn होल इज लेस देन एप्सिलॉन। कहां से आया ये लेस देन एप्सिलॉन? फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से। ये आपका z1 बन गया। और अगर इसको आपने लिखना है स्टूडेंट, एक स्टेप यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो उससे आपको लगेगा ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो हम यहाँ पे एक स्टेप डाल सकते हैं कि वी हैव मॉड ऑफ xim माइनस zi लेस देन एप्सिलॉन फॉर I is equal to 1, 2, 3, so and so, n for all m is greater than equal to m naught। तो स्टूडेंट सभी के सभी ये क्वांटिटीज अगर चाहे x की वैल्यू 1 पुट करें तब भी वो एप्सिलॉन से कम है, i की वैल्यू 2 पुट करें तब भी एप्सिलॉन से कम है, तो इसका मैक्सिमम भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन ही होगा फॉर ऑल m is greater than equal to m naught। okay, so this is nothing what it is, norm of xm minus z infinity is less than epsilon for all m is greater than equal to m naught। ठीक, so we can say sequence xm converges to z, और z किसको बिलोंग कर रहा था, l इंफिनिटी n को। सो हमने ये कॉची सीक्वेंस ली थी स्टूडेंट, है ना, हमने क्या लिया था, ये
कॉची सीक्वेंस मानी थी ये कॉची सीक्वेंस लेके चले थे हम इसको, ठीक है। और हमने ये प्रूव कर दिया ये कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है जेड को, और जेड भी जो है वो एल इंफिनिटी एन में ही है, तो इट मीन दैट एल इंफिनिटी ए कंप्लीट स्पेस, और अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये हेंस ए बुनाक स्पेस, ए बुनाक स्पेस। बनाक स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है इस तरह। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, सेम क्वेश्चन है, जस्ट नॉर्म का फर्क है, तो आपने इसको भी कर लेना है। और स्टूडेंट कुछ एक बच्चों ने मेरे को अपने नोट्स भेजे, तो वो 1 बाय 1 बना रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी बनाना चाहिए, ठीक है। जो जो हम करते आ रहे हैं उसको आप जरूर करें। इसमें क्या देखो, इसमें स्पेस एल इंफिनिटी, अब एल इंफिनिटी ऊपर एन नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें जो एलिमेंट होगा एल इंफिनिटी में वो एन टुपल नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, हम इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं। सो लेट एल इंफिनिटी वी ए set of all bounded sequences x is equal to x1 x2 so and so xn comma so and so, define norm, mod of norm of x is equal to supremum of xn, supremum of xn, then prove that L infinity is a Banach space. ठीक है, अंडर दिस नॉर्म। तो स्टूडेंट इसको भी आपने एज इट इज कर लेना है। फर्क है यहाँ पे, जस्ट हमने क्या लगाया, यहाँ पे सुप्रीमम लगाया, और पिछले वाले में क्या था, हर कंपोनेंट का मॉड ले रहे थे। वो है तो बिल्कुल सेम ही, कोई फर्क थोड़ी है, सुप्रीमम हुआ मैक्सिमम एक ही बात है, पर थोड़ा सा इसमें। अच्छा एक चीज और, जब हम नॉर्म लिखते हैं इसका मतलब स्टूडेंट ये है, देखो इसका मतलब ये है नॉर्म ऑफ x1 x2 सोनसो xn सोनसो, ये इसका मतलब ये है स्टूडेंट। इसका मतलब सुप्रीमम किसका, x1 का, x2 का, x3 का, इन सभी कंपोनेंट का अलग अलग, क्योंकि ये n को ये पर्टिकुलर इसी n की बात नहीं हो रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल n, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा विद मॉड वो लेना है। तो पिछले और इसमें कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है। तो एक एग्जांपल आपके पास ये हो गया, तो एक एग्जांपल हमारा और बचता है फंक्शंस के लिए। तो इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। देखो एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बहुत बार एग्जाम में आपको मिलेगा, एंड दिस इज
द स्पेस, ये जितने भी स्टूडेंट सॉरी, जितने भी स्टूडेंट ये स्पेस हम डिफाइन कर रहे हैं, इन सभी स्पेस का आपको पता होना चाहिए, स्पेस में होता क्या है और उसका नॉर्म कैसे डिफाइन है। तो ये भी एक नया स्पेस हो गया, और इस स्पेस में कैसे एलिमेंट है, लेट सी ऑफ एक्स वी ए वी द लीनियर स्पेस। तो पहले से देके रखा कि ये लीनियर स्पेस है ऑफ ऑल बाउंडेड continuous scalars continuous scalar valued function defined on topological space X, then show that C of X is a Banach space, under the norm नॉर्म की डिफाइनिंग क्या है, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ mod of f of x and x belongs to topological space X. So this is also the same questions, पिछला जैसे किया हमने वैसे ये भी हो जाएगा, आप इसको इजिली कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट लगेगा तो वी कैन डिस्कस, इसको पहले करके देखो, अगर कोई डाउट लगेगा तो हम इसको दोबारा से यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और आपने स्टूडेंट सभी ने